दिल्ली का तख्त पांडवों से लेकर मुगलों तक हर किसी के लिए इतना महत्वपूर्ण रहा है कि इसे लेकर सैकड़ों युद्ध हुए। जहां एक तरफ महाभारत के समय दिल्ली इंद्रप्रस्थ के रूप में पांडवों की राजधानी थी, वही अगर भारत का ईसा के बाद का इतिहास देखे तो 7वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक दिल्ली पर कुल 11 राजवंशों के 50 से भी ज्यादा शासकों ने राज किया। इनमें ईरानियन, पर्शियन, मंगोल, अफगानी, राजपूत और मराठों का नाम शामिल है। इतिहासकारों के मुताबिक दिल्ली पर कोई भी लंबा शासन नहीं कर सका। दिल्ली पर जो सबसे लंबा शासन रहा वह राजपूतों का रहा। दिल्ली की सल्तनत के संस्थापक राजपूत ही रहे। राजपूतों ने दिल्ली पर लगभग 500 सालों तक राज किया। अगर हम दिल्ली के इतिहास को खंगालने जाए तो हम देखेंगे कि दिल्ली का इतिहास 7वीं सदी से शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सल्तनत 7वीं सदी से ही शुरू हुई, लेकिन दिल्ली पर राज करने वाले शासकों की हमेशा से ही यह प्रवृत्ति रही थी कि इतिहास सिर्फ उन्हें ही याद रखे, इसलिए वे लोग अपने से पहले के इतिहास को समाप्त कर देते थे। तो फिर चलिए चलते हैं 8वीं सदी में, जिस समय दिल्ली पर राज कर रहे थे तोमर राजवंश के राजा। दिल्ली में तोमर राजवंश की शुरुआत होती है अनंगपाल तोमर के साथ। साउथ दिल्ली में मौजूद लालकोट के किले को साल 736 ईस्वी में अनंगपाल ने ही बनवाया था। अनंगपाल के नाम का वर्णन दिल्ली के लौह स्तंभ और कुतुब कॉम्प्लेक्स पर मिलता है। तोमर वंश का राज दिल्ली पर 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक रहा। तोमर वंश के चौथे राजा अनंगपाल द्वितीय की मौत के साथ ही दिल्ली का राज 1180 में अजमेर पर राज कर रहे चौहानों के हाथ में चला जाता है। अनंगपाल द्वितीय के बाद दिल्ली पर राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान अनंगपाल के पोते थे। साल 1180 में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले पृथ्वीराज दिल्ली पर लंबा शासन नहीं कर सके। दिल्ली के सिंहासन पर पृथ्वीराज महज 12 साल ही बैठ सके। 1192 में दिल्ली तख्त किसी और के हाथ में चला गया। अपने इस छोटे से शासन अंतराल में पृथ्वीराज ने दिखा दिया कि वे उस समय के मौजूदा सभी हिंदू राजाओं से बहुत अलग थे। पृथ्वीराज जितने वीर योद्धा थे उतने ही बुद्धिमान शासक भी थे। उनकी बुद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने बाहरी मुस्लिम आक्रमणों का अंदाजा पहले ही लगा लिया और उन्होंने इस आक्रमण से बचने के लिए भारत के सभी राजपूत राजाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज अपने मकसद में कामयाब रहे और जब पहली बार 1191 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो वह बुरी तरह हार गया। तराइन के इस पहले युद्ध में राजपूत राजाओं की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को जिंदा वापस जाने दिया, लेकिन शायद हम इसे गलती नहीं कह सकते हैं क्योंकि उस वक्त मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के पास लगभग बराबर सैन्य शक्ति थी। इन दोनों में एक फर्क था और वह यह था कि राजपूत राजा अपने असूलों और सिद्धांतों के बड़े पक्के होते थे। वे युद्ध में किसी भी निहत्थे पर वार नहीं करते थे, जबकि मुसलमान राजा केवल जीतने के लिए युद्ध लड़ते थे और यही वह कारण था जिसके कारण उन्होंने मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ा। एक बार हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1192 में वापस दिल्ली पर आक्रमण किया। इस बार पृथ्वीराज चौहान वापस हिंदू राजाओं का वह संगठन नहीं बना सके जो उन्होंने तराइन के पहले युद्ध में बनाया और यही वह मुख्य कारण था जिससे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से तराइन का द्वितीय युद्ध हार गए। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक थे। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में इस्लाम की शुरुआत होती है। दिल्ली को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी दिल्ली में भारी तबाही मचाता है और वो दिल्ली में बहुत ज्यादा लूटपाट और हिंसा करता है। वह भारत में इस्लाम को स्थापित करने के लिए कई मंदिरों को तोड़वा देता है और हिंदू राजाओं को कैद कर लेता है। दिल्ली में इतनी तबाही मचाने के बाद गौरी दिल्ली का शासन अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दे देता है। कुतुबुद्दीन वैसे तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर वह पहले सिपाही बना, उसके बाद वह सेना में जनरल बना और फिर दिल्ली का शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही भारत में गुलाम राजवंश की शुरुआत होती है। रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली के इतिहास की एकमात्र महिला शासक थी, वह भी गुलाम राजवंश की ही हिस्सा थी। रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर लगभग 4 साल तक शासन किया। जिस वक्त दिल्ली पर गुलाम राजवंश के राजा इल्तुतमिश का शासन था, उसी वक्त उत्तर पूर्व एशिया में एक नई शक्ति अपने उफान पर थी और ये शक्ति थी चंगेज खान का मंगोलियाई साम्राज्य। इसे आप भारत की खुशकिस्मती कह लीजिए या फिर गुलाम राजवंश की कामयाबी कह लीजिए कि चंगेज खान भारत पर राज नहीं कर सका। चंगेज खान एक बेहद ही क्रूर और अत्याचारी मंगोलियाई सम्राट था। चंगेज खान के बारे में हम पहले ही आपको एक वीडियो में बता चुके हैं। अब वापस गुलाम राजवंश पर आते हुए अगर बात करें इस राजवंश के दूसरे राजाओं की, तो हम देखते हैं कि गुलाम राजवंश में इल्तुतमिश के बाद आने वाले सभी राजा बेहद कमजोर और दिल्ली की सल्तनत के लिए अयोग्य थे।
और यह इनकी कमजोरी ही थी कि 1194 में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले गुलाम राजवंश का साल 1290 में अंत हो जाता है। गुलाम राजवंश के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी भी दिल्ली पर ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाता और साल 1296 में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। जलालुद्दीन की मौत के बाद अब दिल्ली की बागडोर अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में चली जाती है। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के इतिहास के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इतना ताकतवर था कि इसने अपने शासनकाल में दिल्ली के शासन का दायरा तमिलनाडु के मदुरै तक फैला दिया था। वह पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जो दक्षिण भारत तक राज करने में कामयाब रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में व्यापार में भी बहुत बढ़ोतरी की। वह फ्री मार्केट पॉलिसी में विश्वास रखता था। व्यापार के अलावा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली को मंगोलों से बचाने में भी कामयाब रहा। साल 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है और उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है शहाबुद्दीन खिलजी। लेकिन शहाबुद्दीन खिलजी एक बहुत ही कमजोर शासक था और यही कारण था कि साल 1320 में दिल्ली की बागडोर तुगलकों के हाथों में चली जाती है। खिलजी वंश के अंत के बाद दिल्ली के शासन की बागडोर गियासुद्दीन तुगलक के हाथ में चली जाती है। तुगलक राजवंश के दौरान भारत का सामाजिक ताना बाना काफी अच्छा हो जाता है। अब दिल्ली में लगभग सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी दौरान तुगलक राजवंश की एक खामी भी उभर कर आती है और वह खामी थी तुगलकों द्वारा मंगोलों को ना रोक पाना। तैमूर लांग, जो कि मंगोल सेना का एक जनरल था, पर्सिया, अफगानिस्तान और मुल्तान पर कब्जा करने के बाद अब भारत की तरफ आता है। तैमूर भारत में सबसे पहले पंजाब पर हमला करता है। यहाँ पर उसका सामना सिखों और अहीरों से होता है। सिख और अहीर बड़ी वीरता के साथ तैमूर का सामना करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वे हार जाते हैं। तैमूर पंजाब जीतने के बाद दिल्ली की तरफ बढ़ता है। जब तैमूर दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली का सुल्तान दिल्ली को बर्बाद करने के लिए तैमूर के हाथों में छोड़कर गुजरात भाग जाता है। तैमूर दिल्ली में भारी तबाही मचाता है और लूटपाट करता है। दिल्ली अपने इतिहास की सबसे भयानक तबाही की गवाही बनती है। पूरे 15 दिन तक रेप, मर्डर और लूटपाट मचाने के बाद तैमूर भारत से वापस लौट जाता है। वापस लौटते समय उसके रास्ते में जो भी शहर आए वह उन्हें बर्बाद करता हुआ गया। दिल्ली की बर्बादी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली को इस तबाही से उबरने में 100 साल का समय लगा। तैमूर जाते जाते दिल्ली की बागडोर खीजर शाह के हाथ में सौंप कर चला जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है सैयद राजवंश की। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों सभी आक्रमणकारियों की नजर दिल्ली पर थी। इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला कारण तो इसकी भौगोलिक स्थिति थी और दूसरा कारण इसकी व्यापारिक स्थिति। दिल्ली ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों जो कि मंगोलों के अधीन आते थे उनके बहुत करीब थी, जिस कारण इस पर हमला करना आसान था। और दूसरा ये भी था कि दिल्ली पूरे भारत से जुड़ी हुई थी, जिस कारण यहाँ पर व्यापार करना बेहद आसान था। और यही वे मुख्य कारण थे जिसके कारण दिल्ली सभी राजाओं की पहली पसंद थी। अब चलिए वापस बात करते हैं सैयद राजवंश की। सैयद राजवंश के आखिरी शासक आलम शाह ने खुद से दिल्ली का राजपाट लोदियों के हाथ में सौंप दिया। लोदी राजवंश के दूसरे राजा सिकंदर लोदी ने भारत के व्यापार और साहित्य में बेहद योगदान दिया। सिकंदर लोदी ने भारत के संस्कृत साहित्य में मौजूद चिकित्सा पद्धतियों का पर्शियन भाषा में ही ट्रांसलेशन करवाया था। सैयद राजवंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी। पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली में मुगल राजवंश की स्थापना की। ये मुगल वंश तैमूर लांग से जुड़ा हुआ था। मुगल तैमूर के ही परिवार से थे। जब तैमूर ने भारत छोड़ा तो मुगल वापस जाने के बजाय यहीं पर रह गए। बाबर ने पानीपत के युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था और ये पहली बार था जब किसी राजा ने युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया हो। मुगलों का शासन भारत पर लंबा नहीं चल सका और वे महज 14 साल के लिए ही भारत पर शासन कर सके। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन हुमायूं एक कमजोर राजा सिद्ध हुआ। वह दिल्ली की गद्दी पर ज्यादा न बैठ सका और शेरशाह सूरी के हाथों हार गया। इसके साथ ही दिल्ली में एक और नए राजवंश का उदय होता है और यह राजवंश था सूरी राजवंश। लेकिन सूरी भी दिल्ली पर ज्यादा राज न कर सके। जब एक हादसे में शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है तो हुमायूं मौके का फायदा उठाते हुए वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। इस बार जब मुगल वापस दिल्ली आए तो वे अगले 300 सालों तक वहीं के होकर रह गए। इन राजाओं में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों का नाम शामिल है। इन राजाओं में जो सबसे अलग राजा था वह था अकबर। अकबर ने हर वह संभव प्रयास किए जिससे वह राजपूतों को अपने साथ कर सके।
अकबर अपने इन प्रयासों में सफल रहा और उसने राजपूतों के साथ मिलकर एक स्थायी शासन की स्थापना की। अकबर ने अगले 50 सालों तक दिल्ली पर राज किया। अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर जहांगीर बैठा, लेकिन जहांगीर को इतना अच्छा राजा नहीं माना जाता है। जहांगीर के बाद दिल्ली की बागडोर शाहजहां के हाथ में गई और शाहजहां के बाद दिल्ली उसके बेटे औरंगजेब के हाथ में चली जाती है। औरंगजेब जब से दिल्ली के तख्त पर बैठा था तब से ही उसे सिखों और मराठों का सामना करना पड़ा था। भारत मुगलों के समय भी बाहरी ताकतों से अछूता नहीं रहा था। अहमद शाह और नादिर शाह जैसे कई बाहरी हमलावरों ने उत्तर भारत में काफी लूट मचाई। इन बाहरी हमलों के कारण मुगल साम्राज्य लगातार कमजोर होता गया और 1800 के बाद तो मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अब मुगल सिर्फ कहने को दिल्ली के शासक थे। साल 1600 में व्यापार के नाम पर भारत आई ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के व्यापार और राजनीतिक में इतनी घुस गई कि अब वह भारत पर शासन करना शुरू कर चुकी थी। ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को अपनी नई राजधानी बनाया। अंग्रेजों के भारत पर राज करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि भारतीय राजाओं में उस समय एकता नहीं थी और वे अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल बेपरवाह थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में धीरे धीरे अपना शासन बढ़ा रही थी तब इन राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी के इन काले मंसूबों का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते भारत ब्रिटिशर्स के अधीन चला गया। जब शहीद भगत सिंह अपनी फांसी के लिए जा रहे थे तब उन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिशर्स भारत पर इसलिए राज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा है, बल्कि वे भारत पर इसलिए राज कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें रोकने का साहस नहीं दिखाया। वे आगे कहते हैं कि अंग्रेज ईश्वर के साथ के कारण ये सब नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वे ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास बंदूकें, पुलिस और सेना है और हम बेपरवाह है। अंग्रेजों के खिलाफ भारत में सबसे पहले 1857 में आवाज उठाई गई। इस वक्त कई भारतीय क्रांतिकारियों ने मिलकर मुगलों के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर को भारत का सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन बावजूद इन सब के अंग्रेज भारतीयों के बीच एकता न होने के चलते इस विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया और अब अंग्रेज भारत पर सीधा शासन करने लगे। अब भारत के शासन की बागडोर क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चली गई। भारत पर सीधा शासन शुरू होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन अंग्रेज शायद ये भूल चुके थे कि किसी पर इतना भी अत्याचार नहीं करना चाहिए कि वह डरना ही भूल जाए। आखिरकार भारतीयों की एकता जागी और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। साल 1952 को चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों ये था दिल्ली का पूरा इतिहास। अगर आपको हमारी कलम के द्वारा लिखी गई ये हिस्ट्री पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।